सादर नमो नमः। मैं हूं स्वामी आनंद स्वरूप, लाइव हूं अपने फेसबुक पेज पर। आज हम लोग मॉडर्न शिक्षा पे बात करने वाले हैं। उसके पहले जरा ओमकार का सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। कुछ लोग आ गए हैं। नारायण, आज कुछ नए चेहरे भी, आर के सिंगराना, शिव जी। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जो मॉडर्न शिक्षा है, वह कितना विपरीत प्रभाव डाल रही है हमारे परिवार पर, समाज पर और राष्ट्र पर। शिक्षा पहले, मतलब जब अंग्रेज भारत में नहीं आए और मुस्लिम आक्रमण तक, मतलब मुस्लिमों के आक्रमण तक, मतलब मुगलों के शासनकाल तक गुरुकुल की शिक्षा पद्धति थी। और गुरुकुल मतलब गुरु के कुल, कुल मीन्स परिवार में जाकर के सम्मिलित होकर के शिक्षा ग्रहण करना। और गुरु तब उसके सिर्फ मानसिक और बौद्धिक विकास पे ध्यान नहीं, बल्कि उसके चारित्रिक विकास पे ज़्यादा ध्यान देता था। इस कारण ही तब का जो समाज था वह कुछ और था, और तभी एक ऋषियों का उद्भव हुआ, विद्वानों का उद्भव हुआ, और भारत हमारा धीरे धीरे विश्वगुरु हो गया। आधुनिक युग में अभी आज हम चाइना से डर रहे हैं, अमेरिका के गुलाम हैं। लगता है हमको जो गोरी चमड़ी वाला व्यक्ति वो हमसे विद्वान है। यह जो हीन भावना है वह आज के आधुनिक शिक्षा की देन है। जरा इसको शेयर करते रहें आप, इस पूरे कन्वर्सेशन को लोगों तक ले जाइए, क्योंकि हमको नालंदा तक्षशिला तक चलना है, और लोग भी अपने साथ चलें, ये प्रयास करना चाहिए हम लोगों को। क्योंकि दिक्कत अभी जो समाज में हुई है वो सिर्फ वहीं से हुई है कि हमारी शिक्षा पद्धति बदली नहीं। अंग्रेज आए, उन्होंने पूरी तरह से शिक्षा पद्धति को बदल करके गुरुकुलों को समाप्त करके, वैसे तो इसकी शुरुआत बौद्धों ने किया था। जो इंस्टीट्यूशनल शिक्षा पद्धति है वो बौद्धों ने शुरू किया, और वहीं से मामला गड़बड़ होना शुरू हुआ है। क्योंकि पहले जो आचार्य होते थे, उपाध्याय होते थे, उनको उपाध्याय कहा जाता था, और उनकी जो पत्नियां यानी शिक्षिकाएं होती थी उनको उपाध्याया। तो जो आचार्य होता था वह लालची नहीं होता था। आज का जो शिक्षक है वो लालची है, क्योंकि वह उसका प्रोफेशन है। आदमी, हम भी सोचते हैं कि हमारे स्कूल के लिए प्रोफेशनल टीचर चाहिए, मतलब व्यापारी। हमको अध्यापक की जरूरत नहीं है, हमको व्यापारी की जरूरत है। और शिक्षा जब जब भी व्यापार की तरह हुआ है तब तक शिक्षा की अवनति हुई है। अभी वर्तमान युग में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की इतनी, वो भी विशेष करके नॉर्थ इंडिया में, अभी भी साउथ इंडिया में जो देशज भाषाएं हैं उसमें शिक्षा ग्रहण हो रही है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में हमारा बेटा अंग्रेज हो जाए, इसका पूरा प्रयास चल रहा है। और यह कहां से आया है? आप देखिए, आपके बेटे को संस्कृत का एक भी मंत्र नहीं आता है। आप कोई ऐसा मुसलमान जानते हैं जिसको कलमा नहीं आता हो?
लेकिन ऐसे करोड़ों हिंदू जो भगवा पगड़ी भी बांधते हैं, उनको एक मंत्र याद नहीं है, गीता का प्रथम श्लोक याद नहीं है। तो ये जो मॉडर्न शिक्षा है, ये नुकसान हुआ है। हमको अभी जरूरत है, जब हमने अंग्रेज चले गए तो बिनोवा ने नेहरू से कहा कि नेहरू, अब हमने झंडा बदल लिया है, अब हमको अपनी शिक्षा पद्धति भी बदल देनी चाहिए और अपनी जो देशज शिक्षा है, देसी भाषा की शिक्षा है, देसी बोर्ड की शिक्षा है, उसको अपनाना चाहिए। परंतु नेहरू एक न सुने, चूंकि नेहरू के नस्ल में भी अंग्रेजियत थी और उनको लग रहा था कि विकास भारत का अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से भी हो सकता है, और उन्होंने उस पे ही बल दिया। धीरे धीरे गुरुकुल जो पद्धति थी वो धीरे धीरे समाप्त हो गई। आज गुरुकुल मठ मंदिरों में ही रह गया है। नहीं तो गुरुकुल शब्द जो है वह गृहस्थ आचार्यों द्वारा स्थापित, मतलब अपने घर में ही 3-4-5 ऐसे बच्चों को पढ़ाते थे। वो बच्चे बहुत ही निष्ठावान होते थे। जब उनका समावर्तन संस्कार होता था तो गुरु दीक्षा के रूप में कुछ देकर के जाते थे। उनको पैसा देना, फीस देना ये अनिवार्य नहीं था। समावर्तन के समय भी और भिक्षाटन करते थे। भिक्षाटन करके अपने भोजन की व्यवस्था भी और गुरु के भोजन की व्यवस्था भी करते थे। पहले कि जो राजे महाराजे थे, ऐसे आचार्यों को, विद्वानों का पोषण करते थे और उनको इस व्यवस्था को संचालित करने के लिए धन आदि दान में देते थे। दान का विशेष महत्व होता था। आज दान की वृत्ति भी धीरे धीरे समाप्त हो गई हिंदुओं में। मुसलमानों में आज भी जकात की पद्धति है और उसी जकात से सभी मस्जिद केंद्रों पे आज भी आप मदरसे, हर गांव में मदरसे देख सकते हैं। लेकिन किसी गांव में आप गुरुकुल नहीं चला सकते हैं। मैं एक गांव में गुरुकुल चला रहा हूं, केवल 9 बच्चे हैं उसमें, और उसमें जो कठिनाई होती है, जो कठिनाई का सामना मैं कर रहा हूं, मैं उसको समझ सकता हूं। परंतु अभी जो आप जरा इसको संख्या तो बढ़ाइए, बरसात का अच्छा सुहाना मौसम है, अन्य लोगों को भी थोड़ा इस आनंददायक बात में शामिल करिए। और उनकी भी, कुछ लोग बोल रहे हैं आवाज़ कम आ रही है, सबके साथ ऐसा है या मेरे कुछ लोगों के साथ ही? आवाज़ सुन पा रहे हैं आप लोग? जरा आप बताइए, नहीं तो कुछ यहाँ दिक्कत होगी तो अवश्य। नहीं, वॉल्यूम तो पूरा है। आवाज़ सबको ठीक आ रही है? इसलिए मैं किसी भक्त के घर पे हूँ, मैं यहीं से इसको लाइव कर दिया हूँ। चूँकि विलम्ब हो रहा था, मैंने कहा अब यहीं से कर लूँगा। हो सकता है कुछ नेटवर्क की दिक्कत हो, आपको असुविधा हो, लेकिन कोई नहीं, चलेगा। आप जुड़ते रहिए लोगों को, ठीक आ रही है तब अच्छा है। तो गुरुकुलों की जो शिक्षा पद्धति थी, वहीं पे चरित्र निर्माण होता था। आप चाहते तो हैं कि हमारा बच्चा चरित्रवान हो, संस्कारवान, आपके मन की ये अभिलाषा है, लेकिन पीढ़ियां बदल गई हैं। अभी 2 पीढ़ी में अंग्रेजियत इतना अंदर आपके घुस गई है, इतना उसने गुलाम बना लिया है कि आप उससे निजात पाना असंभव जैसा दिख रहा है। परंतु मैंने तो इस अंधेरे के खिलाफ एक चिराग जलाया है और मुझे उम्मीद है कि अभी अपने जितने भी हमारे अंग्रेजी माध्यम स्कूल भी हैं, मैं पूरी तरह बंद करने की स्थिति में नहीं हूं। जब आ जाऊंगा तो बंद भी कर दूंगा। लेकिन जिस दिन यह शिक्षा पद्धति मैं बदल पाया, मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। जिस दिन संस्कृत माध्यम, जो पुराना माध्यम था हमारा, वो वापस आ जाएगा और देसी भाषा में हम शिक्षा ग्रहण करने लगेंगे, फिर से विश्व गुरु बन जाएंगे। ये मेरा वादा है। परंतु आपको भी संकल्प लेना है। मैं अपने अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में पूरी गुरुकुल पद्धति ही चलाता हूं और जितने हमारे 5-6 स्कूल हैं अंग्रेजी माध्यम के, वो सब में मंत्र पढ़ना अनिवार्य है। 8 तक गुरुकुल शिक्षा पद्धति में पढ़ना अनिवार्य है। वेदाध्ययन करना अनिवार्य है। मंत्र दीक्षा लेना अनिवार्य है। और मैं उसमें परिवर्तन देख रहा हूं। पहले जब मैं नहीं चलाता था
और आज में बच्चों के चेहरे की तेज में वो सब परिवर्तन दिख रहा है। तो मैं आप सबसे भी आग्रह कर रहा हूं कि अपने बच्चों को, एक दिन और आग्रह इसका किया था, आज देखिए जो मॉडर्न शिक्षा है जिसमें प्रोफेशनल्स तैयार किए जा रहे हैं, वो इतने प्रोफेशनल हो जाते हैं कि माँ बाप के साथ भी प्रोफेशनल हो जाते हैं। अब वो पिता की संपत्ति पे, माता की संपत्ति पे सिर्फ उनके प्रति नजरिया ऐसा होता है, पिता मरेंगे उनकी संपत्ति का क्या मालिक हो जाएंगे, या जीते जी कोई ऐसा पुत्र अब ऐसा नहीं होता जो माता पिता को साष्टांग प्रणाम करता हो। चूंकि प्रोफेशनल शिक्षा है, उनको लगता है कि ये इनके प्रति मेरा ऐसा कोई धर्म नहीं है कि मैं इनकी सेवा करूं। वो शिक्षा दी नहीं जा रही है। पहले, अभी 20 साल पहले तक एक किताब और हुआ करती थी जिसका नाम था नैतिक शिक्षा। अब वो नैतिक शिक्षा भी धीरे धीरे किताबों से गायब हो गई है। अब उतना भी नहीं है। कोई क्लास भी, एक नैतिक शिक्षा का क्लास चलता था, शिक्षक हमको बताते थे, चूंकि ये जो बालमन है ना, बालमन में जब ये चीजें डाल दी जाती हैं, वही धीरे धीरे संस्कार में बदल जाता है और वही आदत पड़ जाती है। जो बचपन की आपकी, अगर झूठ बोलने की आदत है, झूठ बोलने की आदत पड़ गई तो वो ताउम्र आप लाख कोशिश कर लेंगे, जल्दी झूठ बोलने की आदत आपकी नहीं जाएगी। जैसे हम नॉर्थ इंडियन लोगों में आ गई है पूरी तरह से। हुई क्यों हुई? इसलिए कि जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति है और उसमें पूरी तरह से वनों में, अरण्यों में, जंगलों में, एकांत में गुरु का घर होता था। हम प्रकृति के सानिध्य में, गुरु के सानिध्य में पूरा जीवन अपना बिताते थे और चरित्र और ब्रह्मचर्य ही ये जीवन था। आज क्या होता है, एक तो मॉडर्न शिक्षा में कोई एजुकेशन हो गया। अब अंगूर के बागीचे में रहोगे और अंगूर नहीं खाओगे, कैसे हो सकता है? यही है। मैं थोड़ा इसको इशारे में बोल रहा हूं, मैं बहुत डायरेक्ट बात नहीं कर पा रहा हूं, आप उसको समझ जाओगे। मेरा कहना यह है कि पहले 12 तक, मतलब उम्र के 21 वर्ष तक, समावर्तन कह लीजिए, समावर्तन की उम्र तक व्यक्ति को या बच्चे को, आपको अलग अलग, बॉयज अलग, गर्ल्स अलग, ये देखिए आपके मन में ऐसी धारणा डाली जा रही है, ऐसी चीजें परोसी जा रही हैं आपके सामने कि आप चरित्रहीन होने के लिए बाध्य हैं। चरित्रवान बनना एक प्रैक्टिस है और जब तक आप उस प्रैक्टिस में घुसेंगे नहीं, और वो कहां से आएगी? तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति से। अभी जो सरकारें चल रही हैं, मॉडर्न सरकारें, मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं, और वो कर भी सकती हैं क्योंकि वह उसी के नाम पर वोट लेके आई हैं, कि हर गांव में आप प्राइमरी स्कूल चला रहे हैं, प्राइमरी स्कूल में ही आप गुरुकुल शिक्षा पद्धति को लागू कर दीजिए, आचार्य की नियुक्ति अनिवार्य कर दीजिए, बच्चों की वेशभूषा आप वैसी बना दीजिए, गीता अनिवार्य कर दीजिए। जब दुबई में, सऊदीया में हो सकता है गीता अनिवार्य, तो आपके यहां गीता अनिवार्य क्यों नहीं हो सकता? आपके यहां रामायण अनिवार्य क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि हमारी सनातन पद्धति में जो भाव है, जैसे जो न्याय का भाव है, न्याय उस व्यक्ति के चरित्र के अनुरूप दिया जाता है। और अन्य धर्मों की किताबों में, जैसे कुरान के हिसाब से, बाइबिल के हिसाब से, अगर हम न्याय की बात करते हैं, उसमें जो न्याय है वह सिर्फ अपना, अगर कोई अपना है तो उसके लिए न्याय अलग है, कोई पराया है तो उसके लिए न्याय अलग है। और इस कारण ही यह जो दुर्गति आज हम सब देख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसी कारण हुआ है। तो मैं आग्रह कर रहा हूं लगातार सरकारों से कि सरकार प्राइमरी स्कूल के बगल में या तो गुरुकुलों को स्थापित करे, या तो जो मठ है, जैसे हम जैसे लोग हैं, खाली भी हैं, आप हमको थोड़े संसाधन दीजिए, जमीन दीजिए, और जमीन दे करके जगह जगह गुरुकुलों की स्थापना करिए। और उसको अभी जो गुरुकुल के लिए धन दिया जा रहा है एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से, संदीपनी शिक्षण संस्थान की तरफ से, वो बहुत कम है। संस्थान भी सिर्फ मठों तक सीमित रह गए हैं, गांवों में उसका जाना नहीं हो रहा है। और गुरुकुल की शिक्षा पद्धति को पोंगापंथी की शिक्षा पद्धति बना करके रख दिया गया है। वहां से प्रोफेसर नहीं निकल रहे हैं, विद्वान नहीं निकल रहे हैं, आचार्य नहीं निकल रहे हैं, डॉक्टर्स नहीं निकल रहे हैं। जब तक वो शिक्षा पद्धति उपयोगी नहीं बनाई जाएगी तब तक। और दूसरा, वह शिक्षा पद्धति आपको त्याग सिखाती है।
वस्त्र का त्याग सिखाती है, श्रृंगार का त्याग सिखाती है, चप्पल का त्याग सिखाती है, भोजन का त्याग सिखाती है, आहार विहार ठीक करने की बात करती है और बांट के खाने की बात करती है। बार बार हम उसके दिमाग में डाल देते हैं कि जो भोजन दानम, अन्न दानम, ये सब दान की जो वृत्तियां हम लगातार गुरुकुलों में सिखाते हैं वो जीवन पर्यंत फिर बनी रहती हैं। कहीं ऐसा सीबीएसई के स्कूलों में आपने सुना? नहीं सुना। इसलिए नहीं सुना कि वह पाठ्यक्रम से गायब हो गई है। और जब आप अंग्रेजी पढ़ाओगे, प्रोफेशनल शिक्षा पद्धति लाओगे, तो आप चाहोगे कि हमारा लड़का संस्कारवान हो, शाम को पैर दबाए, सुबह उठ करके साष्टांग प्रणाम करे और हमारे दुख दर्द में हमारे साथ शामिल हो। ये संभव नहीं हो सकता है। मॉडर्न शिक्षा में आज देख रहे हैं किस प्रकार से 16 वर्ष का बच्चा, वैसे तो उम्र यही विवाह की है, समावर्तन की है, 16 वर्ष का बच्चा रोज आए दिन लड़की को भगा ले जाता है, इसलिए कि उसके संस्कार में आपने डाला नहीं। और ये जो आसक्ति है, ये प्रेम नहीं है, ये आसक्ति है, शरीर का आकर्षण है। यह आसक्ति सिर्फ अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के कारण आ रहा है, इसलिए कि उसमें त्याग नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं, पूजा पद्धति नहीं, शुद्धता नहीं, आहार की शुद्धता नहीं, ये सब चीजें सिखाई नहीं जाती हैं। और जब तक ये सब चीजें शिक्षा पद्धति में शामिल नहीं की जाएंगी मित्र, तब तक आपका परिवार, आपका समाज, आपका राष्ट्र अच्छा कतई नहीं हो सकता है। इसलिए, और ये कैसे होगा? आप जब तक ये 98.9%, 99.1% की शिक्षा पद्धति में फर्जीफिकेशन करवाते रहेंगे, आखिर आपका बच्चा 99.1% लाता है और आईएएस नहीं बनता है, किसी अच्छी परीक्षाओं में पास नहीं होता है। इसलिए कि पूर्वांचल में मैं देख रहा हूं, उत्तर प्रदेश में गार्जियन घूस देके अपने बच्चे को पढ़ाता है। आखिर यह अपराध वो कर रहा है, यह अपराध है कि नहीं है? बचपन से ही आप चोरी सिखाते हैं, चिमारी सिखाते हैं, बचपन से ही आप डकैती सिखाते हैं उसको, और ये कहते हैं कि भाई 2000 ले लीजिए, पास करा दीजिए। और धन्य है ऐसे गुरुकुलों को, ऐसी शिक्षा पद्धति को, ऐसे स्कूलों को। अगर योगी जी के राज में भी जहां धन लेकर के परीक्षा पास कराई जा रही है, ऐसे जगह पर ऐसे निकलने वाली जो पीढ़ी होगी कैसी होगी आप सोच सकते हैं। और ऐसे ही पूर्वांचल में 80% विद्यार्थियों का हाल है। यही हाल सीबीआई स्कोर अच्छा दिखाने के लिए वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट अच्छा हो, इससे लेकर के दिल्ली तक सेटिंग करते हैं। वह कभी अपने विद्यार्थी को तीक्ष्ण बुद्धि वाला हो ऐसा प्रयास कतई नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि उस पद्धति में ये कहीं है ही नहीं है। और जब तक आप अपने बच्चे को प्रोफेशनल बनाएंगे, जब तक आप अपने बच्चे को इमोशनल नहीं बनाएंगे, तब तक आपका बच्चा संस्कारवान होगा। और भारतीय जो व्यवस्था है उसके अनुरूप, चूंकि आपके दिमाग में है कि हमारा बेटा तो ऐसा हो कि हमारा ध्यान रखे, बुढ़ापे की लाठी हो, वो क्या करता है कि आपको बुढ़ापे में लाठी मार करके और सीधे वृद्धाश्रम में भेज देता है। तो यदि ये उम्र है, क्योंकि इस उम्र में वो है, ये एहसास आपको नहीं है बुढ़ापे का जो आपके माँ बाप को है। और जब आप बूढ़े होते हैं आपका बच्चा, अभी तो स्थितियां और विकृत होती जाएंगी। इसलिए अभी चेत जाने के लिए मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपने बच्चे को कम से कम 5 वर्ष से 10 वर्ष की उम्र तक गुरुकुल अवश्य भेजिए। और यदि गुरुकुल आप भेजना शुरू करेंगे, यदि आप गुरुकुल भेजते ही रहेंगे, आप विश्वास रखिए कि आपका बच्चा संस्कारवान होगा और उसका समाज में उच्च चरित्र का व्यक्ति, उच्च चरित्रवान व्यक्तित्व निखर करके बाहर आएगा। आपका बेटा अवश्य अच्छा बनेगा, यह प्रयास आपको करना है। दूसरा, तमाम घरों में देखते हैं कि गाली गलौज होता है। आप बहुत मॉडर्न स्कूल में डाल देंगे, क्योंकि एक तो वहां उसकी शिक्षा पद्धति भी वैसी है। घर में भी आप लगातार, पूर्वांचल के लोग खैनी मलते रहते हैं बच्चों के सामने, बच्चों से ही खैनी मंगाते हैं, धीरे धीरे वो भी खैनी देते देते आपको खैनी सीख जाता है। और मैं सबकी बातें कर रहा हूं, आप उसके सामने गुटखा खाते हैं, उसके सामने पान खाते हैं, उसके सामने जैसा जैसा वो आपको देखेगा उसी का अनुसरण करेगा। तो एक तो आपको आवश्यक है कि घरों में अच्छा माहौल बनाने का प्रयास करिए, और अपने लिए तो नहीं कर पाए आप, लेकिन अपने बच्चे को अच्छा बनाने के लिए त्याग करिए। आप शराब पी के आएंगे तो कल विश्वास रखिए कि वो भी शराब पी के अवश्य आएगा। और घर में आप शराब जाम सटाते हैं तो आप विश्वास रखिए कि कल वो भी जाम टकरवाएगा। और फिर वो चरित्र की बात तो भूल ही जाएगी।
तो इसलिए आपको लौटना है गुरुकुलों की शिक्षा पद्धति की तरफ। मैं लगातार अनुरोध आप सबसे कर रहा हूं, सरकारों से कर रहा हूं कि जब तक आप प्राइमरी स्कूलों के बगल में गुरुकुल स्थापित नहीं करेंगे, हर गांव का अपना एक गुरुकुल नहीं होगा जो ग्राम पंचायत द्वारा संचालित होगा, और उसमें कोई उच्च विद्वान व्यक्ति आचार्य, भाई आज नौकरियों के लाले पड़े हैं। गुरुकुल में पढ़ करके लोग पूजा पाठ, गुरुकुल की पढ़ाई सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित रह गई कि पंडित जी आएंगे, रुद्राभिषेक करा देंगे, कथा भांस देंगे, सत्यनारायण की कथा कर देंगे यज्ञ में। और आचार्यों की स्थिति भी अब प्रोफेशनल हो गई है, क्योंकि पहले के जो आचार्य जो विद्वान थे, जो श्रेष्ठ थे, वो त्यागी थे, वो वस्त्र भी धारण पूरी नहीं करते थे। आज का जो मॉडर्न युग है, अभी वो धोती कुर्ता पहन करके बाहर अच्छा जींस टी शर्ट पहन करके चश्मा, मैंने ड्यूअल कैरेक्टर, ये लगातार हो रहा है और मैं इसका प्रतिरोध कर रहा हूं। आप भी इसका प्रतिरोध करिए। अगर कहीं आचार्य जी को जींस पैंट और उसमें देखिए तो भैया भैया तुम तो दोगले आदमी हो, तुम आचार्य कैसे हो? अगर तुमको धोती पहनने में दिक्कत है तो तुम गुरुकुल क्यों चला रहे हो? तो सबसे पहले तो अब मैं चरित्रवान, मुझे कोई बाहर का क्या कह रहा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं अपनी नजरों में चरित्रवान रहना चाहिए। मेरा वेशभूषा, बातचीत, मेरा पथ, मेरा रास्ता, यह समाज से हट करके होना चाहिए, तब जाकर के समाज हमारा अनुसरण करेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तमाम लोग ये चाहते हैं, हाँ बिल्कुल, हमारे अपने कौशल नारायण जी कह रहे हैं कि मॉडर्न लोगों को अंग्रेजी बोलना बहुत अच्छा लगता है, अंग्रेजी सुनना बहुत अच्छा लगता है। मैं उल्टा बोलता हूँ। जो लड़का संस्कृत, अभी एक लड़का हमारे गुरुकुल में पढ़ता है बेंगलोर में, और बेंगलोर से बलिया आया, स्कूल में मिलने आया, मुझसे आया और हमने कहा कि थोड़ा मंत्र सुनाओ। जब वो मंत्र सुनने लगे तो ऐसे लोग उसको देखने लगे पवित्रता से, और जब जाने लगा तो सब लोग उसके पैर छूने लगे। यह महत्व है आज भी, मैं आपको बता दे रहा हूं। इसलिए अगर आपका दो बच्चा है तो कम से कम इतना जरूर करिए कि एक को गुरुकुल भेज के देखिए। वहां जातियों का कोई बंधन नहीं है। गुरुकुलों में ये बात बताई जा रही है कि यदि कि केवल ब्राह्मण घर में उत्पन्न बच्चा ही गुरुकुल जा सकता है, तो इसका प्रतिरोध करिए, इसका विरोध करिए। इसको मनु महाराज ने भी नहीं कहा और इसको शास्त्र भी नहीं कहता है। किसी जाति धर्म का व्यक्ति संस्कृत का अध्ययन कर सकता है, गुरुकुल में जा सकता है, पर गुरुकुल की जो पूजा पद्धति है उसको यदि अपना लेगा, उसका यज्ञोपवीत संस्कार होगा, शिखा रखेगा, सूत्र रखेगा, सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनेगा और सब चीजों का परित्याग करेगा, आहार विहार अपना ठीक करेगा, निश्चित रूप से गुरुकुलों में जा सकता है। हम सब ने एक नई क्रांति लाने का प्रयास किया है कि समाज जो हमारा पिछड़ रहा है, जब संस्कारहीन हो रहा है, ऐसे युग में जब तक हम गुरुकुल की तरफ नहीं जाएंगे, इस मॉडर्न शिक्षा व्यवस्था को समाप्त करने का काम आज भी आप देखिए। दक्षिण भारत में आज क्यों ऐसा हो रहा है कि उत्तर भारत से ज्यादा संस्कारवान लोग दक्षिण भारत में हैं? इसलिए कि उन्होंने जो देशज शिक्षा है, जैसे कर्नाटका में आप हैं, आपको कन्नड़ा पढ़ना अनिवार्य है। जितने भी सरकारी स्कूल हैं सब कन्नड़ा मीडियम में है, और आपका जो अभी प्राइमरी स्कूल हो रहा है उत्तर प्रदेश का, वो सब इंग्लिश मीडियम अलग से अभी स्कूल बनाए जा रहे हैं। उसकी जरूरत क्या है? आप उसको भोजपुरी मीडियम बनाइए, आप उसको अवधी मीडियम बनाइए, आप उसको ब्रज मीडियम बनाइए। जब तक देशज शिक्षा में बच्चे का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो मस्तिष्क है वो अंग्रेजी नहीं है, वो हिंदी है, वो भोजपुरी है, वो देशज भाषा को जल्दी आत्मसात करती है, ग्राह्य करती है। इसलिए ये आवश्यक है कि जब तक यह ढोंग पाखंड से आप बाहर निकल करके नहीं आएंगे, तब तक समाज का परिवर्तन यह संभव हो ही नहीं सकता है मित्र। इसलिए आप अपने बच्चों को, अपने पाले को घर में माहौल इतना शुद्ध, सात्विक और अच्छा बनाए रखिए, ताकि उसको इन सब, जब बच्चा है ना, जैसे अब तो टीवी ऑलरेडी इतना परोस रहा है, तो कम से कम इतना करिए, अगर बच्चा पैदा हो गया 5 साल का हो गया टीवी घर में, अब उसके 15 साल तक होते होते टीवी घर में बंद कर दीजिए। जब तक इतना आप त्याग नहीं करेंगे, टीवी बंद कर दीजिए, अश्लील गीतों को उसको सुनने मत दीजिए, उसको भजन सुनाइए, सुबह उठा करके उसको भजन गवाइए, उसको मंत्र सिखाइए। कल एक महिला आई थी मिलने हमसे, अपने उनकी लड़की जज थी, तो एक लड़की को उन्होंने फोन लगाया और लड़की से उन्होंने सुनवाया कि गुरुजी को मंत्र सुनाओ। अच्छा लगा कि घर में मॉडर्न युग में भी उस बच्चे को तमाम सारे मंत्र याद थे।
तो ये चीजें जब तक आप घरों में इसको लागू नहीं करेंगे, तब तक आप ऐसे ही बोलते रहिए कि हमारा लड़का तो नालायक निकल गया, संस्कारहीन हो गया, दारू पीता है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बोलते ही रहिए और बोलने से कुछ नहीं हासिल होने वाला है जब तक आप उठ करके आगे नहीं आएंगे और जब तक मॉडर्न इस जो हमारा गुरुकुल शिक्षा पद्धति है उसको संचालित नहीं करेंगे और इन आचार्यों को, उपाध्यायों को पोषित करने का काम नहीं करेंगे, पोषण करने का काम नहीं करेंगे। आप कहीं पाठ के पास के मंदिर में और गुरुकुल चल रहा है, वहां जाके 10 रुपया ही सही दान अवश्य करिए, उसकी दान पेटिका में अवश्य डालिए, क्योंकि वही उसका सहारा, उसको गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिलता है। मदरसों को तो गवर्नमेंट से अनुदान मिलता है, सहायता मिलती है, परंतु किसी गुरुकुल को कोई सहयोग नहीं मिलता है। कुछ गुरुकुलों को अभी एचआरडी मिनिस्ट्री ने संदीपनी के माध्यम से देना शुरू किया है, वही जिनकी सेटिंग है, जिनकी सेटिंग नहीं है उसको नहीं मिलता है। ये तो सेटिंग वाला शासन है ना, ये जो दिशाहीन शासन तंत्र है यह उसी को सहयोग करता है जो उनकी चाटुकारिता करता है। हमारे जैसे लोग जो साफ सुथरा और साफ गोई से बोलते हैं उनको तो लगातार उनके पीछे उनकी सब पत्ते खोलने में लगे रहते हैं, उनके कैसा उनका जीवन है, कैसा क्या है, सब उसी में लगे रहते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ठीक से काम करते रहिए, कोई शासन तंत्र होगा, समाज सब देखता है, आप अच्छा करते हैं, समाज आपके साथ आगे खड़ा हो जाता है। यदि समाज आपके साथ आगे खड़ा नहीं हो रहा है तो उस दोष को खोजिए कि वो कौन सा दोष है जिसके कारण ऐसा मेरे साथ हो रहा है। बाहर मौसम बहुत सुहाना है, बारिश बहुत अच्छी हो रही है, मेरे ख्याल से आप सबके यहाँ भी बहुत अच्छी बारिश हो रही होगी, तो बहुत बारिश का आनंद लीजिए। थोड़े थोड़े पसीने भी हो रहे हैं और अभी ऐसी तो अच्छा है, मौसम सुहाना है और बात भी बहुत सुहानी हो रही है। मेरे ख्याल से जो मैं बातें कर रहा हूँ, इंग्लिश भाषा सिर्फ नौकर बनने के लिए था, जो बैरिस्टर को चाहिए था। हाँ बिल्कुल सही। आज भी अब तो संस्कृत बोलने वाला विद्वान है, अब तो इंग्लिश वाला रिक्शे वाला इंग्लिश बोलता है। बनारस में तो वो जो मूंगफली बेचता है वो भी इंग्लिश में बात करता है, क्योंकि उसकी जरूरत है वो। तो ये तो जरूरत की भाषा थी। और आप देखिए भारत के अलावा कहीं इतनी ज्यादा इंग्लिश बोली नहीं जाती। जापान में जाएंगे जापानीज बोलेगा, आपकी गरज है आप ट्रांसलेटर रखिए। चाइनीज में जाएंगे वो चाइनीज बोलेगा, आपको जरूरत है ट्रांसलेटर रखिए। लेकिन हमारे यहाँ जो मॉडर्न लोग हैं वो घर में भी अंग्रेजी बोलते हैं। अरे भाई तुम भोजपुरी के आदमी हो, तुमको भोजपुरी बोलने में क्या दिक्कत है? भोजपुरी बोलो, लोग सुनेंगे, अच्छा लगेगा। अगर भोजपुरी का आदमी कोई मुझे मिल जाता है, मैं जाकर के कनाडा में एक बार ऐसे ही बैठा हुआ था दूर और कुछ किसी का फोन आया, मैं भोजपुरी में, मेरी मातृभाषा है भोजपुरी में, कैसे छोड़ सकता हूं उसको? तो इसलिए जब जहां रहिए, जैसा देखिए वैसी भाषा का प्रयोग करिए। सामान्यतया पत्र व्यवहार से लेकर के वार्तालाप भी देशज भाषाओं में, लोकल भाषाओं में करने का प्रयास करिए और जितना हो सके गुरुकुलों को सहयोग करिए, गुरुकुल शिक्षा पद्धति को सहयोग करिए। अपने घरों में भी मंत्र की, सात्विकी, आहार विहार की अच्छी व्यवस्था करिए। अपना चरित्र ठीक करने का, बच्चे के लिए ही सही, लेकिन अपना चरित्र ठीक करने का प्रयास करिए और संकल्प से सिद्धि हो ही जाती है, ये विश्वास रखिए। जब आपका संकल्प तगड़ा होगा तो आपको सिद्धि अवश्य प्राप्त हो जाएगी। जब आप संकल्प करेंगे कि मैं अपने बच्चे को संस्कृत की शिक्षा अवश्य दूंगा, संस्कृत का ज्ञान उसको कराऊंगा, मंत्रों का ज्ञान उसको कराऊंगा, घर में गीता का रोज एक अध्याय पाठ करूंगा, उसको भी सुनाऊंगा, पूरे परिवार को सुनाऊंगा। इससे हमारा अंतःकरण भी शुद्ध होगा और बच्चे का चरित्र भी शुद्ध होगा। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं कि जो सनातन जीवनचर्या है उसको अपनाइए जीवन में। और जो भारतीय शिक्षा पद्धति है, जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति है, जो संस्कृत शिक्षा पद्धति है, उसको जितना हो सकता है उतना पोषण करिए। अपने क्षेत्र में गुरुकुल स्थापित करने के लिए सरकार को अनुरोध करिए, मुझे भी अनुरोध करिए, मुझे भी जमीन दीजिए। चूंकि मेरी तो सीमित संसाधन है, उन सीमित संसाधनों में भिक्षाटन करके जितना हो सकता है गुरुकुल शिक्षा पद्धति को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करूंगा। जिस प्रकार से नदियों के पुनर्जीवन का प्रयास कर रहा हूं, ऐसे ही गुरुकुल शिक्षा पद्धति को भी पुनर्जीवन करने का प्रयास करूंगा। मेरे ख्याल से सब लोग इससे सहमत होंगे कि जो मॉडर्न शिक्षा है वह आप समाज को चरित्रहीन बना रही है, दिशाहीन बना रही है। ये सच है कि नहीं सही है? सच है तो कुछ लिखिए, मौनी बाबा मत बनिए, समाज में उठाइए। आपको उंगलियां दिया है तो कुछ न कुछ लिखते रहिए, ये आवश्यक है।
सुनील कुमार जी बोल रहे हैं, त्याग एवं समर्पण की शिक्षा ही संस्कार युक्त पीढ़ी का निर्माण कर सकती है। शुरुआत करना है हम लोगों को। अब जरा इसको शेयर भी करना है अधिकतम ग्रुपों में। और कुछ लोग तो हमारे जब से बैठते हैं तब से शेयर करते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग एक भी समूह में शेयर नहीं करते हैं, और इसलिए संख्या बहुत हम लोगों की हो नहीं पाती है। इसलिए आवश्यक है कि अधिकतम लोगों तक शंकराचार्य परिषद की जो कार्य है और जो परंपरा है, क्योंकि हमको प्राचीन भारत का पुनर्निर्माण करना है। और प्राचीन भारत में जैसे नदियाँ थी, जैसे समुद्र थे, जैसे प्रकृति थी, जैसी संस्कृति थी, जैसी शिक्षा व्यवस्था थी, जैसी कृषि थी, इन सबको पुनर्स्थापित करके एक अच्छे प्राचीन भारत का जो पुनर्निर्माण है वो हम सबको मिलकर के करना है। और ये जो अंग्रेजियत शिक्षा है, जो अच्छा सुनने में लगता है, इन सब से आप दूर रहिए और या खुल करके स्वीकार करिए कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे अच्छी हिंदी आती है, हिंदी में मैं बात कर सकता हूँ। वो सामने वाला भी मजबूर हो जाए, जरूरत है तो वो हिंदी में बात करने के लिए बाध्य होगा। तो जो इंस्टीट्यूशंस बने, ये जितने भी अभी संस्थान हैं, ये संस्थान देन तो बौद्धों की है, और वो शिक्षा को वहीं से अवनति शुरू हुई। चूंकि स्वार्थ की शिक्षा, वहां से प्रोफेशनल उनके तैयार हुए, भिक्षु तैयार करने का जिम्मा था उनका, और भिक्षुओं का काम यही था कि किस प्रकार से सनातन संस्कृति को नष्ट करना है। मतलब प्रोफेशनल्स, आज भी जो प्रोफेशनल्स तैयार किए जाते हैं, वो कंप्यूटर के प्रोफेशनल हो, आईटी के प्रोफेशनल हो, किसी के प्रोफेशनल हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, वो सब कहीं ना कहीं इन सब व्यवस्थाओं को ध्वस्त और नष्ट करने के लिए होते हैं। आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार यहाँ सदाचार हो गया है। ये कहां से हुआ? इतना व्यभिचार कहां से आया? शिक्षा पद्धति से आया। स्वार्थ की शिक्षा जब दोगे, जब प्रोफेशनल बनाओगे, मतलब प्रोफेशनल मीन स्वार्थी, गिव एंड टेक, जब प्रोफेशनल और स्वार्थ की शिक्षा आप दोगे तो आप कल्पना कैसे कर सकते हो कि वह सामने से हमको सदव्यवहार करेगा। आप देखिए ना किस तरह से व्यभिचार भ्रष्टाचार फैला हुआ है, और उसको ही आप पहले के लोग, अगर कोई इस प्रकार से, जैसे कोई आचार्य था, वो किसी से अगर धन ले लेता था अपने विद्यार्थी से, तो उसको फिर यज्ञ में सम्मिलित नहीं किया जाता था, उसको कुछ सालों के लिए बाहर कर दिया जाता था। ऐसा निंदनीय था वो। और आज कोई भ्रष्टाचारी पकड़ा जाता है तो अगर उसके पास 10 गाड़ी है तो आप उसकी तरफ नतमस्तक हो जाते हैं, आप खड़े हो जाते हैं उसके आगमन में, उसका स्वागत करते हैं। इसलिए जब भाई गति कौन देता है? बल कौन? भ्रष्टाचार को बल किसने दिया? समाज ने। तो जब आप भ्रष्टाचारी को उजागर करने के बदले आपने उसको सम्मान करना शुरू किया तो सब धीरे धीरे भ्रष्टाचारी हो गए। इसलिए कि भ्रष्टाचारी का सम्मान समाज में है। भ्रष्टाचारी ही बड़ा नेता बन सकता है, समाज का ठेकेदार बन सकता है। इसलिए आज भ्रष्टाचार सदाचार हो गया है, जरूरत हो गई है। आप किसी भी सरकारी ऑफिस में जाइए, उसको 1-1 लाख वेतन मिलता है, उसके बाद भी पर डे शाम को वो हजारों रुपए लेकर के घर आता है, कुछ तो लाखों रुपए लेकर के घर आते हैं पर डे। आप समझिए जिस देश में भ्रष्टाचार सदाचार हो गया है, वो सदाचारी हो गया है, उस देश का भला कैसे हो सकता है? तो मैंने यही खोजा कि गुरुकुलों की तरफ चलते हैं, और जब गुरुकुल शिक्षा पद्धति हम लेकर के आएंगे तो वह परमार्थी होगा, स्वार्थी नहीं होगा। और जब परमार्थी होगा तो वह कम से कम यह व्यभिचार और भ्रष्टाचार नहीं करेगा, ये मेरा वादा है। विनय आर शर्मा, अच्छा, गुरुकुल की क्या लिखा हमने? संरचना पे थोड़ा प्रकाश की आवश्यकता लग रही है। अच्छा, क्या चाहिए आपको? प्रकाश वो लिखिए। प्रकाश दुबे है हमारे नीचे, आपके जस्ट नीचे।
अगर उनसे कुछ प्रकाश आप ले सकते हैं तो ले लीजिए, बाकी कुछ और प्रकाश बचेगा तो मैं भी उसमें देने का काम करूंगा। लेकिन गुरुकुल वह शिक्षा जो गुरु के परिवार में जाकर के ग्रहण की जाती हो, गुरु और विद्यार्थी दोनों एक साथ रह करके सहचर जीवन जी करके गुरु का अनुसरण करके विद्यार्थी जब श्रेष्ठ विद्यार्थी बन करके समावर्तन करके बाहर आता है और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, तो ऐसा इसको हम गुरुकुल शिक्षा पद्धति कहते हैं। छोटे छोटे, बहुत जरूरत नहीं है। अगर 2 आचार्य हैं तो 20 विद्यार्थी, 3 आचार्य हैं तो 30 विद्यार्थी, 1 आचार्य है तो 10 विद्यार्थियों का गुरुकुल जब आप शुरू करेंगे, अगर अपने सामर्थ्य अनुसार, और शुरू क्या, आप सरकार को लिखिए, दबाव बनाइए कि ये जो समाज है ऐसे ही विनष्ट धीरे धीरे होता जा रहा है, समाज को ठीक करने के लिए, हमारे समाज को और अच्छा बनाने के लिए कृपया आप हमारे गांव में, हमारे नगर में गुरुकुलों की स्थापना करिए। संभव हो तो प्राइमरी स्कूल बंद कर दीजिए, उसी में गुरुकुल की स्थापना करिए, इसलिए कि प्राइमरी स्कूल तो वैसे भी वो नरेगा के मजदूर तैयार करते हैं, वह तो कोई विद्वान श्रेष्ठ नहीं तैयार कर रहे हैं, वहां नरेगा का मजदूर तैयार होता है, वहां व्यक्ति केवल भोजन के लिए जाता है। ये सच्चाई जो मैं बोल रहा हूं, वही जाता है जो गांव का सबसे निकम्मा गार्जियन है, वही आज प्राइमरी स्कूल में भेजता है अपने बच्चे को। अगर इस बात से आप सहमत हैं तो इस बात को बोलिए। लेकिन अगर प्राइमरी स्कूल को बंद करके उसका नाम गुरुकुल शिक्षा पद्धति हो, आचार्यों की उसी कैंपस में रहने की व्यवस्था हो जाए और विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था अगर हो जाए, और एक एक प्राइमरी स्कूल में 20-20 भी होगा, तो वो पैसा जो जनता के टैक्स का पैसा है, वेतन के रूप में निरर्थक जा रहा है, वो कम से कम सार्थक हो सकेगा। कुछ प्राइमरी स्कूल के टीचर होंगे, उनको बुरा लग रहा होगा तो लगने दीजिए, मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन सच कहना मेरी आदत है, उसको मैं कहता रहता हूं। बिल्कुल। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जो प्राइमरी स्कूल है ना, वो प्राइमरी के बच्चे को गुरुकुल, और उसके बाद फिर से इंग्लिश में ले जाओ आप, कक्षा 6 से इंग्लिश मीडियम में पढ़े, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कक्षा 5 तक उसको पूरी तरह से देशज शिक्षा में गुरुकुल शिक्षा पद्धति के अनुरूप आप पूरी तरह से हॉस्टल में रख करके, हॉस्टल में छात्रावास में रख करके गुरु के साथ उसको रखिए। आप परिवर्तन देखिए, समाज में परमार्थिक शिक्षा, स्वार्थिक शिक्षा नहीं, परमार्थी शिक्षा फिर से डेवलप हो जाएगी और फिर से समाज एक अच्छा समाज बन करके, क्योंकि अच्छा व्यक्ति से अच्छा समाज बनता है, अच्छे समाज से अच्छा राष्ट्र बनता है, और अच्छा राष्ट्र ही विश्वगुरु कहा जा सकता है। सरकार को ऐसे आचार्यों का पोषण करना। अभी तो जितने भी गुरुकुल शिक्षा में लोग, जो ये धोती वाले बाबा लोग हैं, सब भुखमरी के शिकार हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन में उनका कोई सुध लेने वाला नहीं है। सरकार सिर्फ नरेगा के मजदूरों को, जिनको मजदूरी भी दे रही है, उन्हीं को पैसे भी भेज रही है, उन्हीं को सिलेंडर भी फ्री दे रही है, उन्हीं को सब दे रही है। क्योंकि ये जो पंडित जी हैं, ये जो वेद पढ़ाते हैं, वो तो सवर्ण है, वो तो आरक्षण की, जब धारा 66A कल समाप्त हो गई, मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन जिस दिन धारा 16(4)A समाप्त हो जाएगी, उस दिन मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। इसने समाज में जातिवाद ला करके और समाज में ऊंच नीच ला करके समाज को विखंडित करने का काम किया है। मैं जानता हूं कि तमाम ऐसे लोग हैं, अगर किसी को एक बार आरक्षण मिल गया, उसको क्रिमिलियर क्यों नहीं बनाते? हम चाहते हैं कि सबको आरक्षण मिले, लेकिन एक बार पहले आप देखिए, जो 1932 वाला वो है, 1932 या 1919 वाले में सबको आरक्षण था, सभी को आरक्षण प्राप्त था, और उस 50% में ही था। लेकिन धीरे 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 जातियों का समूह बढ़ता गया, समाज जातियों में बढ़ता गया, वोट के चक्कर में आकर के ऐसे विखंडित समाज का निर्माण इस धारा 16(4)A ने कर दिया है, जो संविधान की मूल भावना, जो धर्म, लिंग, मूल वंश, जात के आधार पर विभिन्नता नहीं करती है, इस मूल भावना को, फंडामेंटल राइट्स को समाप्त करती है, उसके साथ अत्याचार, अनाचार करती है। इसलिए आरक्षण इस देश से जब तक समाप्त नहीं होगा, गुरुकुल शिक्षा पद्धति नहीं लाई जाएगी, जब तक स्वार्थी, आपके पड़ोस वाला व्यक्ति भूखा है और आप बैठ करके पकौड़े खा रहे हैं, यह अंग्रेजी शिक्षा की देन है। आप बताइए, भुखमरी से लोग नहीं मरते थे पहले, कम्युनिटी लाइफ थी, एक दूसरे पे परस्पर अन्योन्याश्रयी संबंध था। वो जो शिक्षा पद्धति जैसे 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 हमारी गुरुकुल के हाथों से निकलती चली गई, वैसे ही ये स्वार्थी समाज
बनता चला गया और स्वार्थ ऐसा हो गया है कि पड़ोस वाले के घर में अगर आग भी लग गई तो अब कोई बुझाने नहीं जाता है। गांव में पहले आग लगती थी तो दूसरे गांव के लोग भी बाल्टी और वो लेकर के दौड़ जाते थे। तब हैंडपंप और व्यवस्थाएं इतनी नहीं थी, लेकिन किसी का आग से कोई सामान जल जाए ऐसा कभी नहीं होता था। यह गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी। आज स्वार्थिक अंग्रेजी शिक्षा पद्धति है। आप देखिए, घर पड़ोस वाले के यहाँ अगर आग लग गई तो कोई बुझाने नहीं जाता है। मैं सही कह रहा हूं तो हमारा समर्थन करिए और आरक्षण समाप्ति की बात अवश्य की जाएगी। और जब तक यह समाज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कल धारा 66 खत्म किया है, स्वागत योग्य है, उसको धारा 16(4)A(B) 4(B) धीरे धीरे समाप्त कर देना चाहिए। और जिसको एक बार आरक्षण मिल जाए ऐसा क्रीमी लेयर बना करके उस क्रीमी लेयर के तहत दोबारा फिर से आरक्षण, और जो लोग क्रीम वाले लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको इस आरक्षण से समाप्त। उसमें गरीबों का नुकसान हो रहा है, वो चाहे किसी जाति का हो। ये जो मलाईदार लोग हैं उनको आरक्षण पे आरक्षण पे आरक्षण मिल रहा है, और जो गरीब है वो गरीब बनता जा रहा है, उसको आरक्षण मिलता नहीं है। तो इसलिए मैं इन बातों को खुल के बोलता हूं, क्योंकि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे कहीं किसी का वोट नहीं चाहिए। इसलिए खुली बात, सीधी बात। मेरे साथ बहुत सारे दलित लोग जुड़े हैं, मेरे साथ बहुत सारे बैकवर्ड लोग जुड़े हैं, और मैं स्वयं भी मैं तो स्वयं ही शूद्र हूं। मैं अपने आप को उसकी श्रेणी में नहीं रखता हूं, इसलिए कि अभी तो ब्रह्म की साधना हो रही है, साधक हूं मैं। हो सकता है इस जन्म में सिद्धि मिले, अगले जन्म में मिले, या उसकी अगले जन्म में सिद्धि मिले। जब सिद्धि मिलेगी तो अपने आप को श्रेष्ठ कहूंगा, या श्रेष्ठ तो आप कहेंगे। मैं कौन होता हूं? श्रेष्ठ समाज कहता है। मैं अपनी प्रशंसा करता हूं कि मैं ही ब्राह्मण हूं, तो मैं अभी शूद्र हूं और साधना में लगा हूं। जब लगेगा इस उम्र, इस जन्म, अगले जन्म, उसके अगले जन्म सिद्धि प्राप्त होगी तो आपके समक्ष जरूर अवश्य कहूंगा इस बात को। लेकिन अभी जो कलंक है अपने समाज पर, उसमें से बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट में से ही लोग निकल करके आ रहे हैं और इस आरक्षण का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। जिनकी आत्मा अच्छी है, जो अच्छे लोग हैं, अगर कोई गरीब ब्राह्मण का लड़का है उसको आरक्षण मिलना चाहिए, कोई गरीब राजपूत का बेटा है उसको आरक्षण मिलना चाहिए, कोई गरीब दलित का बेटा है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन मैं तो उसके समूल नष्ट की बात करता हूं कि जातियां ही समाप्त होनी चाहिए। और इस आरक्षण को, ये जो राज व्यवस्था द्वारा प्रत्यारोपित आरक्षण है, इसको समाप्त करके आर्थिक आरक्षण, आर्थिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति है उसको आरक्षण देकर के ऊपर, आर्थिक रूप से ऊपर उठाइए। और एक बार जिसको आरक्षण मिल जाए, दोबारा आरक्षण चाहे वो किसी भी वर्ण का हो। और हमारा समर्थन कर रहे होंगे, समर्थन नहीं भी करेंगे तो चलेगा। जो बात हमको कहनी है वो करता रहूंगा। कुछ लोग ऐसे ही हमारे शंकराचार्य परिषद के कार्यकर्ता हैं, वो लगातार कुछ न कुछ प्रश्न उठाते रहते हैं कि मुझसे पूछ करके आप फेसबुक पे पोस्ट नहीं करते हैं। तो मेरा फेसबुक पेज है, इस पे तो कम से कम स्वतंत्रता बनाए रखो, यहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं चलेगी। मेरे मन में जो शब्द आएगा मैं सोचता हूँ, उसको तौलता हूँ, तब जाकर के पोस्ट करता हूँ, और जो करता हूँ उसको करता हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ आगे और कुछ पीछे। अगर आप जात के नाम पर किसी व्यक्ति का शोषण करोगे, वो विषय उठाऊंगा और कहता रहूंगा। यदि कोई व्यक्ति चमार है और उसका चमार के नाते शोषण हो रहा है तो मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा। अगर ब्राह्मण है, उसका ब्राह्मण के नाते शोषण हो रहा है तो खड़ा हो जाऊंगा, यदि किसी उसके साथ खड़े मिलेंगे। तो इसलिए सलाह आप अपने पास रखिए, हम अपना काम ऐसे ही करते रहेंगे। जिसको मेरे साथ चलना हो चले, जिसको नहीं चलना हो कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो मेरे साथ चलो, नहीं तो कोई सी डॉक्टर ने भी नहीं बोला और मैंने कोई आमंत्रण भी नहीं दिया है। हम यूं ही चलते रहेंगे, कड़ाई से काम करते हैं, अनुशासन से रहते हैं। हाँ, मेरे से कोई अनुशासन हो जाए, मेरी गलती हो जाए तो मुझे उंगली उठाइए। मैं अपने अंदर संशोधन करने के लिए, सुधार करने के लिए मैं भी बोल ही चुका हूं कि मैं तो साधक हूं। साधना में अगर कोई दिक्कत हो रही होगी, आपको कोई गलती लग रही होगी तो अवश्य बोलिए। मैं अगर उसको आपको नहीं समझा पाऊंगा तो फिर आपकी बात को मान लूंगा। सुनील जी हमारे कुछ बोल रहे हैं। निज भाषा उन्नति है, बिल्कुल ये होगा। सीपी श्रीवास्तव जी हमारे बोल रहे हैं कि प्राइमरी शिक्षा को लोकल भाषा में अनिवार्य किया जाए, इसको किया जाएगा। ये हम लोगों की मांग फिर से, क्योंकि क्या है, गलती वहीं हो रही है। जब तक ये गुरुकुल शिक्षा पद्धति, हम कह रहे हैं पूरे देश में जितने प्राइमरी स्कूल है सबको गुरुकुल बना दीजिए,
और जितने अध्यापक हैं उनके गणित के, विज्ञान के विद्यार्थी, और जो प्रिंसिपल हो, मतलब आचार्य, और जो भी प्राइमरी स्कूल में, आप प्राइमरी स्कूल में आवासीय विद्यालय ही केवल बनाइए, वह आवासीय विद्यालय में ही जाकर के पढ़े, वहां रहे, और केवल ये 5 साल आप कर दीजिए, फिर से फ्री। अब वो 6 क्लास में जाए, उसका एडमिशन दे दीजिए, उसको सर्टिफिकेट दीजिए, उसको पहुंचाइए, और 6 के बाद वो जो नींव हमने मजबूत कर दिया ना, उसी नींव पे पूरा जीवन चलेगा। वो जो संस्कार आप एक बार डाल देते हैं, वो संस्कार आजीवन चलता है। और हो सके तो अपने बच्चे को गुरुकुल ही शिक्षा पद्धति में पूरी तरह से आप आबद्ध कर दीजिए, उसमें ही सम्मिलित कर दीजिए। अगर कुछ निकलेगा तो निकलेगा, नहीं निकलेगा तो कम से कम गुणवान और ईमानदार एक नागरिक बनेगा, यही बहुत है। फिर भी अगर गुणवान और अच्छा नागरिक बन के निकलेगा, समाज में उसके भोजन की दिक्कत कभी नहीं होगी। लालजी शुक्ल जी कुछ समर्थन कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। जय सनातन, जन जन सनातन। रमेश कुमार मिश्र जी हमारे टॉप फैन हैं। आईएएस उर्दू से बन सकते हैं, संस्कृत से नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। संस्कृत भाषा भी अभी शुरू हुई है, और उसको, संस्कृत को अनिवार्य भाषा के रूप में आप ले सकते हैं, बहुत सारे लोग ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। संस्कृत का विकास देखिए क्या है, जब सत्ता में आदमी आकर के बैठ जाता है तो वो सब भूल जाता है, जो दम्भी है, जो अहंकारी है। लेकिन जो वादे चुनाव में करके आता है कि मैं आपके साथ हाथ जोड़ रहा हूं, वोट हमको देना, और आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर रहूंगा, आपके सुख दुख में रहूंगा, जब आप फोन करिए तो ऐसी बदतमीजी से बात करता है कि आपने फोन कैसे किया, यही टाइम है फोन करने का। तुम हमको 12 बजे रात आकर के जगा करके वोट मांग सकते हो, मैं 12 बजे रात को, इसलिए कि वह गलत शिक्षा पद्धति से पढ़ करके आया हुआ स्वार्थी विधायक है आपका, स्वार्थी सांसद है आपका, तो आपकी बात क्यों सुनेगा? बस इतना ही कि आप गांव में गुरुकुल की शिक्षा पद्धति को शुरू करिए। इसके लिए अपने आसपास कलेक्टर को, डीएम को, मुख्यमंत्री को, अपने आसपास को लिखिए, मुझे भी लिखिए, जमीन उपलब्ध कराइए, गुरुकुल की शिक्षा पद्धति शुरू करिए। और कम से कम यदि 2 बच्चा है तो एक बच्चे को पूरी तरह से गुरुकुल में ही शामिल करा दीजिए, उसको भेज दीजिए। आप परिवर्तन धीरे धीरे देखेंगे। कानपुर के डीएम संस्कृत से ही हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं। संस्कृत के विद्वानों की कमी नहीं है। संस्कृत के विद्वान आपको हर जगह मिल जाए, और खोजने का भी काम करिए। आप अपने आसपास रहने वाले, और मुझे भी बुलाइए वहां, कुछ ऐसे श्रेष्ठ विद्वानों की सूची बनाइए, उनके पास बैठिए, उनसे कुछ शिक्षा ग्रहण करिए, और फिर उसको, उस सुगंध को समाज में फैलाने का काम करिए। इतना तो कर ही सकते हैं शंकराचार्य परिषद के कार्यकर्ता होने के नाते। बस आप शेयर नहीं करते हैं हमारे इस फेसबुक पेज को। आप शेयर करते तो कम से कम कुछ तो अच्छी संख्या होती। अच्छी संख्या होती नहीं है, नहीं तो हमारे समूहों में ही 200-200, 250-250 लोग हैं, और हम लोग इसको सम्मिलित नहीं कर पाते हैं। अच्छा है। आपको टीएन मनीष जी बोल रहे हैं, आपके प्रेरणादायी व्यक्तित्व को प्रणाम, आपको पूर्ण समर्थन स्वामी जी। कौशल नारायण मिश्र, ये हमारी दो आंखें हैं, कौशल नारायण जी और टीएन मनीष जी। लगातार शंकराचार्य परिषद की ध्वज पताका को इस पूरे देश में फहरा रहे हैं। और अभी जल्दी ही उत्तर प्रदेश की जो महत्वपूर्ण 108 लोगों की कमेटी है, वो हम लोग लेकर के आ रहे हैं। आपके पास भी अगर कोई नाम हो जिसको छूट रहा हो सम्मिलित करने के लिए, तो उसको नाम हमको या मनीष जी को या जिसको भी आप चाहें भेज सकते हैं। इसलिए कि 1 साल हो गया उत्तर प्रदेश की कमेटी को, उस कमेटी को भी बंद किया जाएगा, और नई कमेटी फिर से बन करके आएगी और वो काम करेगी। और भी प्रदेशों में जो 1 वर्ष धीरे धीरे हो गए हैं, उन कमेटियों को हम लोग हमेशा 1 साल के लिए रखते हैं, उसको बदलते रहते हैं, फिर से बदलेंगे। क्योंकि क्या है, कुछ लोग ऐसे स्वार्थ लेकर के आते हैं संगठन में काम करने के लिए, उनका स्वार्थ पूर्ण नहीं होता है तो अनर्गल प्रलाप करते हैं। काम चूंकि ध्येय को लेकर के संगठन में आएंगे, तब कभी भी आप संगठन के साथ न्याय और अपने साथ भी न्याय करेंगे। लेकिन ध्येय दूसरा, बात दूसरी, तो हमेशा आप भी निंदा के पात्र होंगे। और कम से कम जो संगठन का मुखिया है, जो संगठन का प्रमुख है,
उसके खिलाफ बोलने से पहले सार्वजनिक मंचों पे पहले ये अनुशासन बनाइए कि अपने लेवल पे अगर उस समस्या समाधान नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए आगे आएंगे तो आपके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। क्योंकि संगठन अलग है, मेरा व्यक्तित्व अलग है, मैं व्यक्ति के रूप में अलग हूँ। संगठन अनुशासन से ही चल सकता है और अनुशासनहीनता ना मैं करता हूँ ना मैं बर्दाश्त करता हूँ, चाहे वो कोई भी हो। बिन्नू सराफ जी, नमो नमः। तो कुछ लोग तैयार होंगे इसमें गुरुकुल की जमीन देने के लिए, या खोजते भी रहिए। कुछ पंचायत के लोग, कुछ जिला पंचायत के लोग, ग्राम पंचायत के लोग, नगर पंचायत के लोग, ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनके पास ऐसे ही सरकारी भूमि होगी जो हम लोगों को देने का काम करेंगे। और जब देंगे तो गुरुकुल बनाया जाएगा। और सरकार से आप लोग लगातार ये प्रयास करिए कि किस प्रकार से हमको आप प्राइमरी स्कूलों को गुरुकुल शिक्षा पद्धति में बदल दीजिए, इसलिए कि कक्षा 5 तक का प्राइमरी स्कूल होता है और प्राइमरी स्कूल में गुरुकुल शिक्षा पद्धति अनिवार्य है। आचार्य को रख करके जितने बच्चे एक प्राइमरी स्कूल में, किसी में 5 हैं, किसी में 10 हैं, किसी में 15 हैं, किसी में 20 हैं, तो उसी हिसाब से 10 पे एक आचार्य रख दीजिए और उन आचार्यों को उसी में आवास बना दीजिए उनका, वो आवास में रहने के लिए तैयार होंगे। बच्चों के लिए हॉस्टल बना दीजिए, 24 घंटे की उनकी शिक्षा हो जाएगी। जो हमारा टैक्स का पैसा है वो भी सार्थक हो जाएगा और समाज भी हमारा फिर से बहुत अच्छा हो जाएगा। अंग्रेजियत शिक्षा से हमको छुटकारा मिलेगी, इसलिए कि नींव पे हमारा संस्कृत खड़ा होगा। ऊपर आप संस्कृत रखो या कन्नड़ा रखो, कुछ भी रखो, नीचे जब संस्कृत रहेगा तो देश का विकास, व्यक्तित्व का विकास, व्यक्ति का विकास, राष्ट्र का विकास और समाज का विकास हो पाएगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। आपके नेतृत्व के अतिरिक्त कोई भी सर्वोपरि नहीं। अच्छा, श्री धारा नोन एज मेट्रोमैन श्रीधरन इंजीनियर इज वर्किंग ऑन आवर धर्मशास्त्र इन संस्कृत। ओ वेरी गुड, हम लोग मिलेंगे श्रीधरन से। श्रीधरन तो बहुत विद्वान, इसलिए देखिए संस्कृत की शिक्षा, साउथ के लोग तो सभी जितने होते हैं और कम से कम जो माधवा होते हैं, माधवा ब्राह्मण, वो तो उनकी शिक्षा अनिवार्य है कि उनको अपने शास्त्रों का अपने मन, आप भी कराइए। जिससे कि एक अच्छे समाज परिवार का निर्माण होगा, अच्छा सब कुछ ठीक से चलेगा और अपने घर का माहौल, गाली गलौज का माहौल, तंबाकू सुर्ती खाने का माहौल और शराब नशा करने का माहौल, इसको समाप्त करके सुबह सुबह मंत्रों का अध्ययन सुबह सुबह अवश्य करेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। नमो नमः। पंकज शर्मा जी भी आ गए हैं, थोड़ा विलंब से आए। शेख हिजाजुद्दीन जो है गुरुकुल देने के लिए, देखिए शेख हिजाजुद्दीन हमारे बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं, सनातन धर्म में पूर्ण आस्था रखते हैं, मंदिर जाते हैं, आरती करते हैं और देखिए आज अपनी जमीन अपने ग्राम सभा में निजी जमीन देने के लिए गुरुकुल के लिए तैयार हुए हैं। हम सबको उनका साधुवाद करना चाहिए और धन्यवाद करना चाहिए। अच्छा लगता है, लेकिन इतना तो करिए, कम से कम पड़ोस में आपके कोई मंदिर होगा, कोई मठ होगा जहां गुरुकुल चल रहे हैं, वहां जाइए, वहां की एक क्लिक खींच करके हमको टैग कीजिए और फेसबुक पे पोस्ट कीजिए। मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। या ग्रुप में डालिए शंकराचार्य परिषद के, बहुत अच्छा लगेगा। पास के गुरुकुल में जाइए, कम से कम 100 रुपये उस गुरुकुल में दान करिए और हम फोटो खींचिए और भेजिए मुझे अच्छा लगेगा कि कम से कम उस पोषण में आपका योगदान, उस गुरुकुल व्यवस्था के पोषण में आपका भी योगदान हुआ, या मेरे कहने का कुछ आपने तात्पर्य निकाला और गुरुकुल गए। ये मेरे लिए बहुत खुशी की अनुभूति होगी, खुशी की बात होगी। बिल्कुल करना चाहिए ऑनलाइन। अभी तो जमाना ही कुछ दिन बाद ऑनलाइन ही हो जाएगा,
हालांकि इसका प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा, लेकिन जमीन पे उतरना पड़ेगा। फिर भी वो जरूर संस्कृत का प्रसार प्रसार, गुरुकुल की शिक्षा को प्रसार प्रसार करना चाहिए। आप लोग कहेंगे तो यूट्यूब से, शंकराचार्य परिषद के यूट्यूब से, या फेसबुक के शंकराचार्य परिषद के फेसबुक से एक कोई आचार्य को रोज मंत्रों के लिए सुबह सुबह लाइव में कर दिया करूंगा, और उसके साथ आप घरों में अच्छा माहौल बनाएंगे। आप तैयार होइए तो जरूर, लेकिन ये है कि आप सब तैयार होंगे, पता लगे वो लाइव है, बैठ करके कोई देख ही नहीं रहा है, सुबह 5 बजे कोई जगता ही नहीं है। अगर जगने के लिए आप तैयार होइए तो एक आदमी को लाइव हम जरूर बैठा देंगे। उत्तरी गोलार्ध के देश संस्कृत की शिक्षा को बहुत महत्व दे रहे हैं। ऐसा पूरी इटली जो है, ऑस्ट्रेलिया जो है, संस्कृत में हो गया है। अभी विश्वविद्यालयों में या विद्यालयों में संस्कृत पढ़ना अनिवार्य हो गया है। सुनील जी, ये तो सिर्फ हमारे यहाँ उपेक्षित है, हमारे यहाँ ईएमआर पढ़ाया जा रहा है, बाकी तो सब जगह संस्कृत अनिवार्य है। और संस्कृत मैंने बता चुका हूं कि संस्कृत ही ऐसी शिक्षा पद्धति है जो आपको परमार्थी बना सकती है, स्वार्थ से ऊपर उठा सकती है, और अच्छा व्यक्ति, आपका व्यक्तित्व अच्छा निर्माण कर सकती है। वो सिर्फ संस्कृत की भाषा में ही ताकत है, या देशिज भारतीय शिक्षा पद्धति में ही वह भारतीय शिक्षा पद्धति वो मार्ग है जो आपको साध्य तक ले जा सकता है। सुनीता जी बोल रही हैं कि जग जाएंगे। अच्छा है, सुनीता जी तो 10 बजे तक सोने वाली है, लेकिन अगर इस मंत्र के लिए जगेंगी तो 2 लोग तो तैयार हो गए। लेकिन मैं हाजिरी लगवाऊंगा रोज, ध्यान रखना उससे, आचार्य से। अच्छा है, तो अभी हम लोग उसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर लेते हैं, और किस तरह से आपके घरों में ऑनलाइन ये व्यवस्था जाएगी। उसके साथ कोई एक योगी को भी बैठा देंगे, तो आप योग प्राणायाम भी करेंगे और संस्कृत के वेद मंत्र भी सीखेंगे, आपका बच्चा भी सीखेगा। ये है कि उसको साथ में जरूर बैठाइए, अकेले मत बैठिए। विनय और शर्मा तैयार हो जाएंगे सब, अच्छी बात है। 3-4 लोग तैयार हो रहे हैं। अब आप इस वीडियो में लिखते रहिएगा कि कितने लोग तैयार हुए। अगर 20 लोग तैयार हो जाएंगे तो ये ऑनलाइन जो संस्कृत का पाठ है, जो संस्कृत का वेद मंत्रों का पाठ है, वो आपको रोज अवश्य प्रैक्टिस के कराएंगे हमारे एक आचार्य बैठ करके। एक आचार्य आपको योगा सिखाएंगे शंकराचार्य परिषद के यूट्यूब चैनल पे, या आनंद टीवी के यूट्यूब चैनल पे, जो हम लोगों का टीवी है। नरेंद्र मुदलियार जी इसकी व्यवस्था करेंगे कि किस प्रकार से लाइव होंगे हम लोग। विनय जी की वीडियो भी तैयार हो गई है। बिल्कुल करना चाहिए। संस्कृत की शिक्षा भी, सरल संस्कृत भाषा बोलने की भी, दिन में भी एक संभाषण का कोर्स भी शुरू करूंगा मैं, जो संस्कृत संभाषण के लिए जो लोग चाहते हैं कि संस्कृत बोलना सरल भाषा में, वह बोलने की प्रैक्टिस कराने के लिए एक व्यक्ति को मैं अवश्य लाऊंगा। वो रोज आपको लाइव बनेगा, उसको भी थोड़ा पारिश्रमिक मिल जाएगा, और आप उसके संस्कृत की क्लास में रजिस्टर्ड हो जाएंगे। अच्छा है, तो आप सबका बहुत आभार। आपने इतनी बड़ी संख्या में हमको सुना है। आप इस वीडियो को और अन्य ग्रुपों में भी शेयर करिए, ताकि जो हमारी गुरुकुल की शिक्षा पद्धति है, तक्षशिला और हमारा विक्रमशिला और नालंदा जो विश्वविद्यालय का जो अतीत है, वो फिर से पुनर्स्थापित हो सके, और लोग व्यक्ति निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण पहलू शिक्षा को, संस्कृत की शिक्षा या गुरुकुल शिक्षा पद्धति को पुनः सरकार भी अंगीकृत करे,
इसलिए कि राज व्यवस्थाओं का जब तक इसको राजाश्रय प्राप्त नहीं होगा तब तक इसको ठीक से स्थापित करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम लोग उसको हिम्मत नहीं हारेंगे और संस्कृत को फिर से एक नई दिशा देने का काम करेंगे। शंकराचार्य परिषद के बैनर तले, शंकराचार्य परिषद वो हवी पेड़ है, फिर एक वटवृक्ष बनेगा, ऐसा विश्वास है। ये पूरी दुनिया को सनातन धर्म की दिशा में लाने का काम करेगा और अच्छा पथ दिखाने का काम करेगा, जिससे आप सबको साध्य प्राप्त हो, पूरी दुनिया को साध्य प्राप्त हो। अभी तो शुरुआत है, अंकुरण है, एक दिन ये वटवृक्ष बनेगा, मुझे ऐसा विश्वास है। आप सबके समर्थन से ऐसा लगता है मुझे कि हम अवश्य एक दिन सफल होंगे और यह जो सनातन वैदिक शिक्षा व्यवस्था है, उस शिक्षा व्यवस्था को हम ठीक से लागू कर सकेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार। नमो नारायण, नमो नमः। आप सबका दिन बहुत शुभ हो।